अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जहां भारत में पाक भारत तनाज़े के बाद इल्ज़ामात, सवालात और तनकीद का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर जश्न मनाया जा रहा है। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद ये ओहदा हासिल करने वाले दूसरे फौजी सरबराह बन गए हैं, मगर ये पहली दफ़ा है कि किसी सिविलियन हुकूमत में किसी फौजी सरबराह को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इसके अलावा आज वफाकी हुकूमत ने सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर उन्हें तौसी देने का फैसला किया है। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने कौम का शुक्रिया अदा किया। SPR के एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री के शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरे कौम के लिए एजाज़ है। दूसरी तरफ मोदी हुकूमत को पाकिस्तान से शिकस्त का बोझ बहुत भारी पड़ रहा है। जहाँ भारतीय अपोजिशन और आम शहरियों के सवालात बीजेपी हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं खुद मोदी हुकूमत की वजाहतें नए और बड़े तनाज़ात का बाइस बन रही हैं। साथ ही इन वजाहतों को भारत की पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ बताया जा रहा है। पाक भारत जंगबंदी में सालिसी के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप के मुसलसल दावों पर वज़ीर आज़म मोदी खुद अभी तक खामोश थे और अपोजिशन के शदीद दबाव के बावजूद एक बार भी ट्रंप या अमेरिका के किरदार पर बात करने को तैयार नहीं है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाने से भी मुसलसल कतरा रहे हैं और सवालात से भाग रहे हैं। मोदी हुकूमत के वुज़रा भी सदर ट्रंप के दावों पर रद्द अमल देने से गुरेज कर रहे हैं और भारत में यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि आखिर क्यों वज़ीर आज़म मोदी हाँ या ना में सदर ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे। अभी तक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो नहीं बुलाया गया, लेकिन 9 दिन बाद भारत के आला ओहदेदार की तरफ से ट्रंप के दावों और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अरकान पार्लियामेंट के सामने तफसीली वजाहत सामने आई है, जिससे मोदी हुकूमत का अपना बयानिया मजीद कमजोर हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर की सरबराही में खारजा उमूर की 31 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग दी है और 3 घंटे से ज़ायद तक अरकान पार्लियामेंट के मुताबिक सख्त सवालों का सामना किया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम अरकान पार्लियामेंट के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पाक भारत जंगबंदी मुकम्मल तौर पर 2 तरफा थी। जंगबंदी में किसी तीसरे फरीक या अमरीकी सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने ही राब्ता किया। विक्रम मिस्री ने मजीद कहा कि भारत के अमरीका से मामूल की बातचीत हो रही थी, मगर जंगबंदी में अमरीका ने कोई सालिसी नहीं की। विक्रम मिस्री से सवाल हुआ कि फिर भारतीय हुकूमत ट्रंप को क्यों सेंटर स्टेज मुहैया कर रही है और क्यों सीज फायर के हवाले से उनके मुसलसल दावों की तरदीद नहीं कर रही है, भारत क्यों खामोश है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम मिस्री ने इस सवाल का कोई खास जवाब नहीं दिया। ताहम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये जरूर कहा कि ट्रंप ने सीज फायर के हवाले से सोशल मीडिया पर दावे किए थे। उन्होंने किसी ऑफिशियल चैनल पर दावा नहीं किया जहां भारत अपना मौक़िफ़ रख सकता। सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और स्टेज पर आ गए। ब्रीफिंग के दौरान विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा। पाकिस्तान ने किसी एटमी हमले का इशारा नहीं दिया था। इस्लामाबाद से किसी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं है। पार्लिमानी ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा से पूछा गया कि भारत के कितने तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, तो विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती के खदशात का हवाला देते हुए इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इस ब्रीफिंग से 2 अहम चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। एक तो ये कि भारत की तरफ से इनकार के बजाय जवाब देने से गुरेज से साबित हो रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया भी यही कह रहा है और यह बात मोदी हुकूमत तमाम सेंसरशिप के बावजूद छुपा नहीं पा रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री जो पाक भारत तनाज़े के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा आगाह शख्सियत समझे जा रहे थे, क्योंकि वही ब्रीफिंग्स दे रहे थे, वो अब ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एटमी हमले या धमकी का इशारा भी नहीं मिला। और जहाँ ये मौक़िफ़ पाकिस्तान के हक़ में जा रहा है, तो वहीं खुद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस मौक़िफ़ से हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब के दौरान ये तासुर दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर, हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत पर हमला हुआ, हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के गेट सवालात का घेरा मजीद तंग हो रहा है, लेकिन भारत में सवालात उठाने वालों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तान के एजेंट से हामी करार दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इन इल्ज़ामात से कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी महफूज नहीं है। राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सवालात उठा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि वो ट्रंप के दावों पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी जयशंकर के बयान पर तनकीद कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को इतला देने को संगीन जुर्म करार दे रहे थे, मगर अब राहुल गांधी के इन्हीं सवालात पर बीजेपी के हामी उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं और उन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ अपनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर इस सब के बावजूद भारत में ऑपरेशन सिंदूर और हुकूमती बयानिए पर तनकीद करने या सवालात उठाने का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है, बल्कि इसमें शिद्दत आती जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता भारत की नाकामी का एतराफ़ किया जा रहा है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, जिनका चैनल पाक भारत तनाज़े के दौरान फेक न्यूज़ फैलाने वाले भारतीय मीडिया का हिस्सा बना हुआ था और वो खुद मोदी हुकूमत के बयानिए का साथ दे रहे थे, उसे फैला रहे थे और पाकिस्तानी तैयारी गिराए जाने की खबरें चला रहे थे, उन्होंने अब सवाल उठाते हुए तस्लीम कर लिया है कि कई ज़राए से चेक और क्रॉस चेक करने के बाद मैं तस्दीक कर सकता हूं कि भारत ने पाकिस्तान से तनाज़े में अपने जंगी तैयारे खोए हैं। लेकिन ये कितने तैयारे हैं, ये बेहतर है कि ऑफिशियल्स पर ही छोड़ा जाए। लेकिन ये वाज़ेह है कि रफ़ाल तैयारा ज़रूर गिरा है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गज़ा में इसराइली जहारियत में मज़ीद शिद्दत आ गई है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, जबकि ताज़ा ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयों की वजह से लाखों फ़लस्तीनी एक बार फिर बेघर होकर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। जबकि इसराइल गज़ा तक इमदाद नहीं पहुँचने दे रहा है, जिससे गज़ा में लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में इसराइल के मगरबी इत्तेहादियों कनाडा, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत 20 से ज़ायद मगरबी ममालिक ने गज़ा में इमदाद की बहाली के लिए आवाज़ उठाई है। ऑस्ट्रेलिया ने आवाज़ उठाई है, फ्रांस, कनाडा और बरतानिया ने इसराइल पर पाबंदियों की धमकी भी दे दी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा में 87 अफराद शहीद और 290 ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 53,500 से तजावुज़ कर गई है। इस सारी सूरत हाल में इसराइल ने गुज़िश्ता तकरीबन 3 माह से गज़ा को बैनुल अक़वामी बिरादरी से मिलने वाली इमदाद भी रोक रखी है, जिसकी वजह से इलाके में मौजूद लाखों फ़लस्तीनी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार हैं और इमदाद की फराहमी बंद होने से गज़ा में अद्वियात भी नापैद हो चुकी हैं। हालांकि इसराइल ने आलमी दबाव की वजह से अब गज़ा में महदूद पैमाने पर इमदाद बहाल करने की मंजूरी दे दी है। ताहम इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर फौरी तौर पर इंसानी इमदाद गज़ा ना पहुँची तो 48 घंटों में तकरीबन 14,000 बच्चे मौत के मुँह में जा सकते हैं। इसराइल के गज़ा में जारी हालिया इक़दामात इस कदर शदीद और तशवीशनाक हैं कि अब इसराइल के मगरबी हिमायती भी उस पर जंगबंदी और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए दबाव में इजाफा कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस, कनाडा और बरतानिया ने इसराइल को फ़लस्तीन की इमदाद बहाल ना करने और फौजी कार्रवाइयाँ बंद ना करने की सूरत में पाबंदियों की धमकी दे दी है। और अब से कुछ देर पहले बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल जंग के दौरान रवैया और उसकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी सेटलर्स की हिमायत से हमारे इसराइल से ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। मैंने खुद इसराइली सेटलर्स के तशद्दुद के नताइज को देखा है, मुतासरीन के खौफ को देखा है और मुजरिमों को इसराइल में हासिल इस्तिस्ना को भी देखा है। आज हम एक बार फिर ये वाज़े कर रहे हैं कि हम इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इस दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस 3 इसराइली अफराद और 4 इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया। डेविड लेवी ने मजीद कहा कि दुनिया देख रही है और तारीख भी उनका फैसला करेगी। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की इमदाद की राह में रुकावटें डालना, जंग को मजीद फैलाना, अपने करीबी दोस्तों और शराकतदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करना, ये सब नाकाबिल दिफा है और इसे फ़ौरन बंद होना चाहिए। इसके अलावा BBC के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हुकूमत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाले मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। डेविड लेवी ने बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि हमने इसराइली हुकूमत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं और बायलैटरल रोड मैप 2030 के तहत इसराइल के साथ ताउन का सरे-नौ जायज़ा लेंगे। नेतन्याहू हुकूमत के इक़दामात ने हमें यह कदम उठाने पर मजबूर किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाले मुज़ाकरात की मुअत्तली के फ़ौरन बाद बरतानवी दफ्तर ख़ारजा ने इसराइली सफ़ीर को भी तलब करके उनके सामने गज़ा में इमदाद की मुअत्तली से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। इसराइल के खिलाफ हालिया बरतानवी इक़दामात से पहले फ्रांस, कनाडा और बरतानिया के सरबराहान मुमलिकत ने एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें तीनों ममालिक ने इसराइली कार्रवाइयों पर सख्त तनक़ीद करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसके मुताबिक हम
गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की तौसी की सख्ती से मुखालफत करते हैं। गजा में इंसानी तकालीफ की सतह नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। इसराइल की जानिब से यह ऐलान कि वो गजा में सिर्फ बुनियादी मिकदार में खुराक दाखिल होने देगा मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी है। हम इसराइली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ बंद करे और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दे। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन भी शामिल होना चाहिए ताकि इमदाद की फरहमी इंसानी उसूलों के मुताबिक हो सके। बयान में मज़ीद लिखा है कि हम हमास से मुतालबा करते हैं कि वो इन तमाम यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा करे जिन्हें वो 7 अक्टूबर 2023 से कैद में रखे हुए हैं। मुश्तरका बयान में मज़ीद लिखा है कि इसराइली हुकूमत की जानिब से आम शहरियों को बुनियादी इंसानी इमदाद की फरहमी से इनकार नाकाबिल कबूल है और ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी का बाइस बन सकता है। हम इसराइली हुकूमत के अराकीन की जानिब से हालिया दिनों में इस्तेमाल की गई नफरत अंगेज़ ज़बान की भी शदीद मजम्मत करते हैं, जिन्होंने यह धमकियाँ दी कि गजा की तबाही पर मायूसी के आलम में आम शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्तकिल जबरी नकल मकानी बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की सरहद खिलाफ वर्जी है। बयान के मुताबिक इसराइल को 7 अक्टूबर को एक घिनौने हमले का सामना करना पड़ा। हम हमेशा इसराइल की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ अपने शहरियों के दिफा के हक़ की हिमायत करते आए हैं, लेकिन मौजूदा इसराइली जारियत मुकम्मल तौर पर गैर मुतनासिब है। ऐसे में जब नेतन्याहू हुकूमत इस तरह के संगीन इक़दाम जारी रखे हुए है, हम खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। अगर इसराइल ने अपनी नई फौजी जारियत बंद ना की और इंसानी इमदाद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म न की तो हम ठोस इक़दाम उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के रहनुमाओं के मुश्तरका बयान में मज़ीद लिखा है कि हम मगरबी किनारे में इसराइली सेटलमेंट्स के फैलाव की किसी भी कोशिश की मुखालफत करते हैं। इसराइल को इन सेटलमेंट्स की तामीर रोकनी होगी जो गैर कानूनी हैं और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात और इसराइल और फ़लस्तीन दोनों की सलामती को नुकसान पहुँचाती हैं। हम बिला झिझक मज़ीद इक़दाम उठाएंगे जिनमें टारगेटेड पाबंदियाँ भी शामिल हैं। हम गजा में फौरी जंगबंदी के हुसूल के लिए अमरीका, कतर और मिस्र की क़यादत में की जाने वाली कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई और एक तवीलुल मुद्दती सियासी हल ही वो बेहतरीन उम्मीद है जो यरगमालियों और उनके ख़ानदानों के दुख को ख़त्म कर सकती है, गजा में शहरियों की तकालीफ को कम कर सकती है, हमास के गजा पर कंट्रोल का खात्मा कर सकती है और 2 रियासती हल की तरफ एक मौसर रास्ता फराहम कर सकती है। ये सब इक़दाम 18 जून को न्यूयॉर्क में मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस के मकासद के मुताबिक हैं। इन मुज़ाकरात की कामयाबी इंतहाई ज़रूरी है और हम सबको 2 रियासती हल के निफाज के लिए मिलकर काम करना होगा। ये वाहिद रास्ता है जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों के लिए पायदार अमन व सलामती लाने की ज़मानत देता है और ख़ित्ते में देरपा इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है। हम फ़लस्तीनी अथॉरिटी, इलाकाई शराकत दारों, इसराइल और अमरीका के साथ मिलकर गजा के मुस्तक़बिल के इंतज़ामात पर इत्तफ़ाक़ राय को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी रखेंगे और इस सिलसिले में अरब मंसूबे को बुनियाद बनाएंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में जून में होने वाली आला सतह 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस के अहम किरदार को तस्लीम करते हैं जो इस मकसद पर बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय कायम करने की कोशिश है। हम इस बात के पुख्ता अज़म का इजहार करते हैं कि एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल के हुसूल में एक अहम कदम होगा और हम इस मकसद के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस मुश्तरका बयान को शेयर करते हुए लिखा कि हम गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में तौसी की सख्ती से मुखालफत करते हैं। इंसानी तकालीफ की मौजूदा सतह नाकाबिले बर्दाश्त है। 18 जून को न्यूयॉर्क में होने वाली कॉन्फ्रेंस से पहले हम सबको 2 रियासती हल के निफाज के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ये बयान सामने आने के बाद आज बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि मैं आज ये बात बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि हम इसराइल की जानिब से बढ़ती हुई फौजी जारियत पर शदीद सदमे में हैं। हम एक बार फिर जंगबंदी के अपने मुतालबे को दोहराते हैं क्योंकि यही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए यरगमालियों को रिहा कराया जा सकता है। हम मगरबी किनारे में इसराइली सेटलमेंट्स की तामीर की मुखालफत और गजा में इंसानी इमदाद को बढ़ाने के मुतालबे को भी दोहराते हैं। हमें अपने रद्द अमल में हम आहंगी पैदा करना होगी क्योंकि यह जंग बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की जानिब से इसराइली इक़दाम पर रद्द अमल की धमकी सामने आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने तीनों ममालिक की जानिब से इंसानी इमदाद की बहाली के मुतालबे को हमास के लिए इनाम करार दिया। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर इसराइल से कहा जाता है कि वो अपनी बका की खातिर जारी दिफाई जंग उस वक्त ख़त्म करे जब हमारी सरहद पर मौजूद हमास के दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हुआ और साथ ही फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया जाए, तो ये मुतालबा करके बरतानिया, कनाडा और फ्रांस के रहनुमा दरअसल 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले नस्लकुश हमले के बदले में
एक बड़ा इनाम दे रहे हैं और ऐसे मजीद मजालिम की दावत दे रहे हैं। इसराइल सदर ट्रंप के विजन को तस्लीम करता है और तमाम यूरोपीय रहनुमाओं से भी मुतालबा करता है कि वो भी इसे कबूल करें। ये जंग कल ही ख़त्म हो सकती है अगर बाकी यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए। हमास हथियार डाल दे, इसके कातिल रहनुमा जिला वतन हो और गजा को गैर फौजी इलाका बना दिया जाए। किसी भी कौम से इससे कम पर समझौते की तवक्को नहीं की जा सकती और इसराइल तो हरगिज़ नहीं करेगा। नेतन्याहू इसराइली जहरियत में तोसी को हमास पर जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का दावा कर रहे हैं ताकि जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास को अपनी शराइत तस्लीम कराने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने वाले कतरी वज़ीर आज़म मुसलसल कह रहे हैं कि हालिया इसराइली हमले अमन की उम्मीदों को सबताज कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे के दौरान कतर पहुंचे थे तो इसी दौरान अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुज़ाकरात में आगे बढ़ रहे थे मगर इसराइल ने गजा में अस्पताल पर हमला करके वो उम्मीद ख़त्म कर दी। The case of Idan Alexander, whom we are happily seeing him free finally. This took us like a long, a lot of time and a lot of efforts and a lot of pressure without any exchange, which is basically something has never happened. Now, we wanted this to be also as a first step toward having a complete hostage deal. Unfortunately, the next day being followed by a massacre on a hospital in Gaza. जबकि आज कतरी वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कहा है कि गजा में इसराइली हमले अमन की उम्मीदों को ख़त्म कर रहे हैं जो गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी निजात इसराइली यरगमाली एडन अलेक्जेंडर की रिहाई के बाद पैदा हुई थी। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कतर इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि हमने समझा था कि अमरीकी यरगमाली की रिहाई इस अलमिये के खात्मे का दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन इसके जवाब में इसराइली बमबारी की शदीद लहर सामने आई। ये गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया अमन के किसी भी मुमकिना मौके को नुकसान पहुँचा रहा है। इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे के दौरान खुद अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से नाराज़ हैं। उन्होंने इस दौरे में इसराइल को नज़रअंदाज किया है जिसकी वजह से इसराइल नर्वस है। इसी तरह ट्रंप की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी के दौरान ही इसराइल ने गजा में नई फौजी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। इसके बाद ये खबरें सामने आई कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अपना इसराइल का दौरा इसलिए मनसूख किया ताकि अमेरिका की तरफ से गजा में बढ़ती हुई इसराइली फौजी कार्रवाइयों की हिमायत का तासुर न जाए। ताहम पीर को JD वेंस ने रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि वो रोम में इतवार को की तकरीब में शिरकत के बाद इसराइल का दौरा करने पर गौर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये मंसूबा लॉजिस्टिकल रीजंस की बुनियाद पर तर्क कर दिया था। लेकिन इस हवाले से टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि इस बयान से वाज़ेह होता है कि व्हाइट हाउस की जानिब से इसराइल की हालिया फौजी कार्रवाइयों के बारे में सिफारती सतह पर एहतियात से काम लिया जा रहा है, जबकि सरकारी तौर पर तरदीद की जा रही है कि दौरा मनसूखी का कोई सियासी पस मंज़र है। इसके अलावा गजा में इमदाद की फरहमी रोकने पर 20 से ज़ायद आलमी डोनर्स ममालिक ने भी एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने इसराइल से गजा में बैनुल-अक़वामी इमदाद की फरहमी फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया है। जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी इस मुश्तरका बयान पर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा समेत 20 से ज़ायद ममालिक के वज़राए ख़ारजा समेत यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा बराए ख़ारजा उमूर और दीगर ने दस्तखत किए हैं। इसराइल ने कल महदूद पैमाने पर गजा में इमदाद ले जाने की मंजूरी दी थी, मगर अब से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि गजा में अब तक कोई इमदाद दाखिल नहीं हो सकी। गजा में इंसानी इमदाद की तरसील अब तक शुरू नहीं हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें कई घंटों से गजा में जाने का इंतज़ार कर रही हैं। थोड़ा ब्रेक शामिल करते हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ गया था। इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे ज़ाहिर जाफ़र ने साबिक सफ़ीर शौकत मुक़द्दम की बेटी नूर मुक़द्दम का बहिमाना कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को जाए वक़ुआ से गिरफ्तार कर लिया था। सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की थी, इंसाफ का मुतालबा किया था और फिर 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के एडिशनल जज अता रब्बानी ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत के साथ साथ नूर मुक़द्दम के साथ रेप करने का इल्ज़ाम साबित होने पर 25 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माने और अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा सुना दी थी। नूर मुक़द्दम को हब्से बेजा में रखने पर मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को अलहदा से 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा ज़ाहिर जाफ़र के 2 मुलाजमीन जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी, जबकि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदमजी समेत मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया था। अपनी सज़ा के खिलाफ मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहाँ 13 मार्च 2023 को उसकी अपील मुस्तरद कर दी गई थी।
बल्कि रेप के जुर्म में दी गई कैद की सज़ा को सज़ाए मौत में तब्दील कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने शरीक मुजरिमान मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद की सज़ा के खिलाफ अपीलें भी खारिज कर दी थी, जिसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने 16 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था, जहां आज ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद करते हुए सज़ाए मौत को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की अपील मुस्तरद करके कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत बरकरार रखी है, जबकि रेप के केस में सज़ाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है और अगवा के इल्ज़ाम में सज़ा कलअदम करार दे दी गई है। अदालत ने नूर मुक़द्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार रखा है। दूसरी जानिब अदालत ने मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के माली और चौकीदार की सज़ाएँ कम कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चौकीदार और माली जितनी सज़ा गुजार चुके हैं इतनी ही रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान ज़ाहिर जाफ़र के वकील सलमान सफदर ने पहले ज़ाहिर जाफ़र को ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश की और फिर वाक़े की बुनियाद बनने वाली CCTV फुटेज पर ही सवालात उठा दिए। ताहम अदालत ने तमाम दलाइल मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकी नजफी भी शामिल थे। आज समाअत के दौरान मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। अपील कुनंदा के खिलाफ शवाहिद का शक व शुबे से बालातर होना ज़रूरी है। अदालत बतौर शवाहिद पेश करदा फुटेज से बाहर नहीं जा सकती। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि जिस CCTV फुटेज पर आपका एतराज़ है उसे आप तस्लीम कर चुके हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने भी कहा कि फुटेज टेम्पर्ड नहीं, ना इससे छेड़छाड़ की गई। कोई इंसान वीडियो बनाता तो एतराज़ हो सकता था कि मखसूस हिस्सा जाहिर किया गया। इस वीडियो के मामले पर तो इंसानी मुदाखलत है ही नहीं। ये वीडियो CCTV कैमरे के जरिए रिकॉर्ड हुई। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस की समाअत में वक्फा किया गया, जिसके बाद मुख्तसर फैसला सुना दिया गया, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें नूर मुक़द्दम को पहली मंजिल से छलांग लगाकर जख्मी हालत में घर से निकलने की कोशिश करते और ज़ाहिर जाफ़र को तशद्दुद करते देखा गया। फुटेज में मुलजिम के मुलाजमीन भी नजर आए, जिन्होंने किसी मौके पर मुजरिम को रोकने या नूर मुक़द्दम को बचाने की कोशिश नहीं की। इस केस का बाकायदा ट्रायल 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और 25 समातों पर मुश्तमिल रहा। पहली पेशी से ही मुजरिम कभी पुलिस और कभी जज से उलझता रहा और कमरा अदालत में अजीबो गरीब हरकतें करता रहा। दौरान समाअत मुजरिम ने खुद को जहनी मरीज साबित करने के लिए हर अरबा आजमाया। पुलिस भी मुजरिम को कभी स्ट्रेचर तो कभी व्हील चेयर पर अदालत लाती रही। मुजरिम के वकील ने तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त भी दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। ताहम जेल की मेडिकल टीम ने ज़ाहिर जाफ़र को जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल फिट करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी मुजरिम के वकील सलमान सफदर ने मुख्तलिफ बहानों से उसे बचाने की कोशिश की और गुज़िश्ता समाअत में कहा था कि जब वाक़या हुआ तो इस वक्त मेरे मौक्किल की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी। ट्रायल कोर्ट ने ज़हनी हालत का मुआयना दुरुस्त तरीके से नहीं करवाया था, लेकिन इन दलाइल के बावजूद अदालत ने मुजरिम की सज़ा बरकरार रखी है। हमारे साथ शौकत मुक़द्दम साहब मौजूद हैं, वालिद नूर मुक़द्दम। शौकत मुक़द्दम साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत कर्ब से गुजरी है, बहुत दर्द से गुजरी है आपकी फैमिली इन 4 सालों में। आपके जो नुकसान हुआ, आपका जो दर्द है, उसका तो ज़ाहिर मदावा नहीं हो सकता, मगर इंसाफ के निज़ाम के हवाले से जो अब सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी फोरम था, कम से कम अदालती फोरम था, उससे भी मुस्तरद हुई अपील, क्या कहिएगा? जी, थैंक यू शाज़िब खान साहब, आपने इनवाइट किया। बस ये आपने जो बैकग्राउंड बताया है और ये हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया आज और मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाकिर को फांसी की सज़ा जो है बरकरार रखी गई है और ये उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द फांसी पे भी चढ़े, क्योंकि इस तरह के दरिंदे जो हैं वो मासूम बच्चियों की जान अगर लेते रहें तो इंसाफ जो है वो उस मुल्क में इंसाफ और कानून के नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के केसेस जो हैं उनको जल्द निपटा जाए और इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये एक तवील एक सिस्टम था, एक तवील लीगल बैटल थी जिसपे मैं और मेरी फैमिली और मेरे सारे दोस्त और अहबाब खड़े रहे मेरे साथ, और इसमें हम अल्लाह के शुक्र से आज सुरखरू हुए हैं। और साहब ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर पूरे मुल्क की इस केस पर नज़र थी, जो वाक़या हुआ पूरे मुल्क ने देखा और बहुत ही अफसोस का इजहार किया था। ये बताइएगा कि जो सवालात उठाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में, ये सवालात ट्रायल कोर्ट फिर हाई कोर्ट में भी उठाने की कोशिश की गई कि मुलजिम की जहनी हालत ठीक नहीं थी या फिर जो फुटेज है, ये सारे मामला, ये तमाम दलाइल वहाँ भी दिए गए और वहाँ भी मुस्तरद हुए?
जी बिल्कुल हुए थे और वो मुस्तरद किए गए थे। और ये ऐसे नहीं, वो बाकायदा इस पे, जैसा आपने खुद ही फरमाया कि जेल के मेडिकल उन्होंने देखा था, डॉक्टर ने, और उसको फिट करार दिया था। जज जो है, ये जज की भी सवाबदीद होती है कि उसको देखा जाए, परखे कि भाई उसके जहनी उसकी हालत कैसी है। तो उसने, जज ने उसको अलग करके सबसे फिर उसको इंटरव्यू किया और सब ये करके फिर अपने फैसले पहुंचा कि भाई इसकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक है। और वो जो है, बल्कि हर एक लोगों की जो ओपिनियन यही था कि ये बहुत सुपर इंटेलिजेंट और क्रुक किस्म का आदमी है और ये सिर्फ ड्रामे कर रहा है। ये तो एक नेचुरल सी बात, एक फितरी बात है कि किसी को बता दिया जाए कि भाई आपको सजाए मौत सुना दी गई है, तो वो तो ड्रामेबाजी शुरू करेगा कि मैं पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब ये तो करेगा वो। तो ये भी उसी तरह का केस था। बाकी जो है फेयर ट्रायल की गई है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसमें जो है हर किस्म के साइंटिफिक एविडेंस इस्तेमाल किए गए हैं। हर किस्म के जो है विटनेसेस, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया गया है। जो डिफेंस के वो थे वकील साहबान, और वो कुछ इस्लामाबाद से, कुछ लाहौर से, कुछ बाहर से आते थे। तो अता रब्बानी साहब जो एडिशनल सेशन जज थे, उन्होंने पूरा फेयर ट्रायल, 200% फेयर ट्रायल दिया है। और ये सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जो साइंटिफिक तरीके से इसकी जो है वो उस नतीजे पे पहुंचे, जो है फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट हुई, ताकि इससे क्लियर हो गया कि ये सीसीटीवी फुटेज किसी और की नहीं बल्कि इसी बंदे की है। जहां सारे इस्लामाबाद में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो लाहौर में जाकर के ये सब कुछ चेकअप हुए, पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी से। तो फोरेंसिक एनालिसिस और डीएनए और जो है सारे दूसरे टेस्ट करके फिर ये नतीजे पहुंचे हैं। सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट थे। ये अक्यूज था, जो मेन कॉन्विक्ट है, उसका अपना स्टेटमेंट था बिफोर दी जज के, मैं हूँ कातिल और वो मैं हूँ और मुझे माफ कर दिया जाए। और ये घर इसका था, इसके अपने घर से ये दरामद हुआ, कि किसी और जगह से नहीं दरामद हुआ। ये आदमी खुद कातिल खुद वहीं मौजूद था। और इसका सीसीटीवी जो कैमरा था इसके अपने घर का था, कोई बाहर का नहीं था। तो ऑल दिस इससे जो शवायद थे सारे कोलेट होकर के प्रूव हुआ और फुल जो है फेयर ट्रायल का पूरा मौका दिया गया इनको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सारी जांच पड़ताल की और बहुत बारीकी से देखा है। और चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दोनों ने बेंच में इनको देखा बहुत बारीकी से। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जांच पड़ताल की है। और मैं, मेरे ख्याल में मुबारक देना चाहिए हमें चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को कि ये केस जल्द आ गया इसका नंबर, वरना ऐसा लगता था पता नहीं ये भी 5-6 साल और लटक जाएगा। और जो बेंच के हैं जस्टिस महमूद हाशिम खान काकर साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी कंडक्ट की। बल्कि पहले दिन जो है 12 मई को जब सुनाई हुई थी, उसमें पहले उन्होंने कह दिया था कि कोई डिले नहीं होगी और कोई ताखिर नहीं होगी जजमेंट में। क्योंकि पहले आम तासुर ये होता था कि 10-10, 15-15 साल तक लोगों की तारीख नहीं लगती थी और जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लेकिन अब जो है इससे लोगों को बहुत तकवीत मिली है। इसमें मैं हमारे लॉयर शाखावर साहब और रिसार उनके साथ और बाबर जो शाखावर साहब की टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मेहनत की उन्होंने, पुलिस ने भी बहुत मेहनत की। मैं पहली बार मैं इत्तेफाक का कोर्ट कचहरी देखने का, लेकिन पुलिस भी बहुत प्रोफेशनली काम किया उन्होंने। मैं बहुत पुलिस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। They done a good job professionally. They did on scientific lines. This is something good news. और अल्लाह का शुक्र है और हम चाहते हैं कि ये मुंतके इंजाम पे पहुंचे और ये इस तरह का दरिंदा जो है वो फांसी के तख्ते पे जल्द से जल्द लटकाया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत मुक़द्दस। आपने सुनी निज़ाम इंसाफ के हवाले से, पुलिस के किरदार के हवाले से इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर आपके सामने रखेंगे। भारत में मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने और उसे कामयाबी के तौर पर दिखाने में नाकाम हो रही है। इसलिए जो सवाल उठा रहे हैं
या बीजेपी पर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें ही जेल में डालकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। इतवार को ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर बीजेपी की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को आज अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। मगर उनकी गिरफ्तारी पर भारत भर में आवाजें उठ रही हैं। आलमी मीडिया में रिपोर्ट शाया हो रही हैं और महज एक मामूल की सोशल मीडिया पोस्ट को बुनियाद बनाकर एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी को बीजेपी हुकूमत की बौखलाहट करार दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद समेत भारत में हालिया गिरफ्तारियों पर एक तफसीली आर्टिकल शाया हुआ है, जिसके मुताबिक भारतीय हुकूमत उन असातिज़ा, सहाफ़ियों और निजी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाई पर तनकीद करते नजर आए हैं। इसमें एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी भी शामिल है जिन्होंने उन भारतीयों को तनबीह की थी जो जंग की आग भड़काना चाह रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 10 साल दौरे इक़्तिदार में उनकी हुकूमत ने अक्सर नाक़दीन पर फौजदारी मुकदमात बनाए, कानूनी तहकीकात शुरू की और सफरी पाबंदियां तक आयद की हैं। इख्तिलाफ राय पर हालिया क्रैकडाउन जाहिर करता है कि किसी वाज़ेह फतह के बगैर बैरूनी सालिसी पर ख़त्म होने वाली 4 रोज़ा जंग के बाद भारतीय क़यादत उसके सियासी असरात के हवाले से कितनी हसास है। गिरफ्तार होने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने लाखों दीगर भारतीयों की तरह इस फौजी तनाज़े में अपनी अफवाज की हिमायत की थी, लेकिन साथ ही उन लोगों पर तनकीद भी की थी जो अंधाधुंध जंग की वकालत कर रहे थे। भारत ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में 26 अफराद कत्ल कर दिए गए थे, जिनमें से सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी तमाम हिंदू सयाह थे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अली खान महमूदाबाद ने लिखा कि अगरचे भारत हिंदू सयाहों के कत्ल का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे अपने मुल्क में मुस्लिम अक़लियत पर बढ़ते हुए मजालिम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी पहली पोस्ट के 3 दिन बाद अली खान महमूदाबाद ने, जो अशोका यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर और भारतीय मुस्लिम अशराफिया के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक और पोस्ट की जिसमें जंग बंदी के ऐलान के बावजूद अंधी खून रेजी की ख्वाहिश पर तनकीद की। इतवार की सुबह 6:30 बजे 42 साला प्रोफेसर को दिल्ली में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर लगाए गए इल्जामात में भारत की खुद मुख्तारी को खतरे में डालने का इल्जाम भी शामिल था। उनके वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा के मुताबिक एक दिन पहले हरियाणा के एक शहरी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये वही रियासत है जहां अशोका यूनिवर्सिटी वाक़ है। हरियाणा में मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बरसर इक़्तिदार है। अली खान महमूदाबाद, जिनका कानूनी नाम मोहम्मद अली अहमद खान है, उनको 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। जब से भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ हालिया तसादुम से मुताल्लिक बात करने पर पाबंदियां आयद की हैं, बहुत से भारतीय दबाव में आ चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने जंग के पहले ही दिन शिकायत की थी कि मोदी हुकूमत ने 8000 से ज़ायद अकाउंट्स को ब्लॉक करने की हिदायत की है। इस पर भारतीय वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि यह भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत को मुतासिर करने वाले पाकिस्तानी मवाद के खिलाफ इक़दाम है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक इतवार को लंदन में मुकीम भारतीय निजात बरतानवी स्कॉलर निताशा कोल ने ऐलान किया कि भारतीय हुक्काम ने उन्हें भारत वापस आने से ही रोक दिया है। हालांकि वो भारत में पैदा हुई और उनकी वालदा आज भी वहीं मुकीम हैं। नताशा कोल का तालीमी काम फेमिनिज्म, कौम परस्ती, कश्मीर और दीगर हसास मौज़ूआत से मुताल्लिक है और भारतीय हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि वो भारत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस पाई गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नताशा कोल ने फ़ोन पर बताया कि भारत में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक उन इक़दामात से भी है जो बैरून मुल्क स्कॉलर्स के खिलाफ किए जा रहे हैं। अगर मैं भारत में मौजूद इस्लामोफोबिया पर लिखती हूँ जैसा कि मैंने लिखा है तो ये हुकूमत को पसंद नहीं आता और ऐसे लोगों और बातों को दबाने के लिए मुझ जैसे लोगों को मिसाल बनाया जाता है ताकि दूसरों को ये पैगाम दिया जा सके कि अगर आप भी ऐसा करेंगे तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात समाचार नामी अखबार के मालिक को टैक्स हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया जो मोदी की सियासत पर 2 दहाइयों से तनकीदी खबरें शाया करता रहा है। पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि यह गिरफ्तारी जमहूरियत की आवाज़ को दबाने की साजिश है। जब जंग जारी थी तो हुकूमत ने इस अखबार के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था। बाज़ कारोबारी इदारे भी इस वजह से सजा पा रहे हैं कि वो मोदी के नाकदीन के करीब समझे जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इनमें चलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज शामिल है जो इस्तांबुल में कायम एक निजी कंपनी है और भारत के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड सर्विसेज फराहम करती है। उसका लाइसेंस कौमी सलामती के नाम पर मंसूख कर दिया गया है क्योंकि तुर्की की हुकूमत ने हालिया तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत की थी। अगरचे मोदी हुकूमत तवील अरसे से नाकदीन को निशाना बना रही है, ताहम कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि जब गुज़िश्ता इंतखाबात में उन्हें पार्लिमानी अक्सरियत नहीं मिली तब दबाव में कुछ कमी आई थी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को सहाफ़ती आज़ादी के लिहाज से 180 ममालिक में 151वें नंबर पर रखा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।